हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें बेसिकली क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में बताया था और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, क्या होते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है, क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं, क्यों इनको यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं ये, तो ये सारी बात हम देखेंगे इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ इमेजेस देख लेते हैं जिससे हमें क्या लग जाए, एक आइडिया लग जाए। तो चलिए इमेजेस को देखते हैं। यहाँ देखिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहली इमेज देखिए, यहाँ मैंने लगाया हुआ है ग्लास। ठीक है, ठीक है। दूसरा इमेज देखिए माइका, ये भी ठीक है। इबोनाइट रॉड, वुड और रबड़। क्या इन सभी इमेजेस को देख के आपको समझ पा रहे हो, आपके माइंड में क्या आ रहा है। इन सभी इमेजेस को देख के आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, क्यों ये इमेजेस लगाई गई हैं। यहाँ देखिए ग्लास लगाया गया है, माइका लगाया गया है, वुड लगाया गया है, रबड़ भी मैंने दिखाया आपको, इबोनाइट रॉड भी दिखाया, और भी होते हैं, पेपर लगा सकता था मैं। तो आपके माइंड में एक चीज जरूर आ रही होगी, इनमें एक चीज कॉमन क्या है, ये सारे के सारे मटेरियल्स हैं आपके इंसुलेटर्स। क्या है, आपके इंसुलेटर्स हैं। सही कहा सर जी आपने, बिल्कुल सही कहा। ग्लास भी एक इंसुलेटर होता है, वुड भी एक इंसुलेटर है, माइका भी इंसुलेटर है, रबड़ भी इंसुलेटर है। बिल्कुल ठीक कहा। तो सब में कॉमन चीज क्या है, कॉमन ये है कि ये सारे के सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। अब इंसुलेटर्स की एप्लीकेशंस कहाँ होती है, देखो स्टूडेंट, आपके इंसुलेटर्स एक तो आपके इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके यूज किया जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। दूसरे आपके होते हैं थर्मल इंसुलेटर्स। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। तो इनमें डिफरेंस क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स जो कि कहाँ यूज किए जाएंगे, आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपके यूज किए जाएंगे। थर्मल इंसुलेटर, थर्मल में आपका किससे जुड़ा हुआ है, हीट से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो किसको इंसुलेट करेंगे, किसको बाहर नहीं जाने देंगे, हीट को बाहर नहीं जाने देंगे। तो क्या हुए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और थर्मल इंसुलेटर्स। बिल्कुल ठीक कहा। तो यहाँ पर देखिए मैंने, आप यहाँ पर ग्लास देखिए, ग्लास का मैंने यहाँ पर इमेज लगाया है जो कि एज एन इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यूज हुआ है आपका। यहाँ पर देखिए, आपने कभी भी बड़े बड़े जो आपने पोल्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल पोल्स, आपने इस तरीके का आपने अरेंजमेंट देखा होगा। वहां पर वो क्या होते हैं, जनरली आपके क्या होते हैं, या तो आपके ग्लास के इंसुलेटर्स होते हैं या फिर आपके माइका वगैरह के इंसुलेटर्स या वुड के इस टाइप के इंसुलेटर्स आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इन सारे इंसुलेटर्स का क्या होता है, अपना एक पर्पज है, यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि इंसुलेटर्स की भी अपनी खुद की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत जरूरी हैं इंजीनियरिंग फील्ड्स में। ठीक है, अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। अब आपको डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी स्टूडेंट यहाँ पर इमेजेस देख लीजिए, ग्लास, माइका, इबोनाइट रॉड, वुड एंड रबड़। चलिए बात कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया था आपका किसके बेसिस पर, एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पर। बिल्कुल सही कहा, ये हमको याद भी है। कैसे करा था, मैंने आपको बताया था, मेटल्स यानी कंडक्टर्स बताए थे मैंने आपको। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पर आपने कंडक्टर्स देखे थे, सेमी कंडक्टर्स देखे थे और इंसुलेटर्स देखे थे। सभी स्टूडेंट को अब याद आ गया होगा, जी हाँ सर, हमने इंसुलेटर्स एनर्जी बैंड गैप में पढ़ा था। वहां क्या हो रहा था, सभी स्टूडेंट को अगर एनर्जी बैंड गैप वाला डायग्राम याद है तो आपने देखा होगा कि एनर्जी बैंड गैप जब हम इंसुलेटर का देखते हैं तो क्या होता है, वैलेंस बैंड और आपका जो उससे अपर वाला जो बैंड होता है उनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है, गैप ज्यादा होता है। ठीक है, उनको क्या बोलते थे, इंसुलेटर बोल रहे थे। और जिनमें गैप आपका ओवरलैप कर जा रहा था वो क्या थे, आपके कंडक्टर्स थे। और जिन मटेरियल्स में आपका गैप इंसुलेटर से कम था और लेकिन आपका कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा था, उनको हम क्या बोल रहे थे, उनको सर जी हम बोल रहे थे सेमी कंडक्टर्स। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वो सॉलिड्स, सभी स्टूडेंट पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, वो सॉलिड जिनमें एनर्जी गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होता है, उनको हमने क्या बोला था, इंसुलेटर्स बोला था। कैसे आया ये, एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पर। ठीक है, यहाँ जो मेन आपके जो पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं अलग अलग कलर से, जिससे कि आप इजीली उनको रीड कर पाए।
ठीक है। अब क्या होता है, इंसुलेटर्स में हमने पढ़ा था कि आपके इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट नहीं हो पाते हैं अपने वैलेंस बैंड से अपने कंडक्शन बैंड में। जब भी हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, और हम ये कहें कि इतना ज्यादा गैप होता है कि उतनी एनर्जी लेने के बाद भी इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। इसका मतलब क्या है, इंसुलेटर्स में हमें क्या दिक्कत आ रही थी कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पा रहे थे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जब आपके इलेक्ट्रॉन ही आपके एक्साइट नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है, कोई कंडक्शन नहीं हो रहा। जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर रहे तो कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा आपका। इसका मतलब क्या है, कंडक्शन आपका पॉसिबल नहीं था इंसुलेटर्स में, इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया था, इंसुलेटर दिया गया था। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि उनमें इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट नहीं हो पाते हैं। ठीक है सर जी, इंसुलेटर्स हमको पूरा रिवाइज हो गया, ये समझ में भी आ गया। अब डाइइलेक्ट्रिक्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक्स भी आपके क्या हैं, एक प्रकार के इंसुलेटर्स ही हैं। देखिए जो डाइइलेक्ट्रिक्स हैं वो आपके क्या हैं, इंसुलेटर्स ही हैं। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, कि डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स ही हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स। ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट कि क्या सारे डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होंगे, अगर मैं ये पॉइंट बोलता हूं, ये लाइन बोलता हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, क्या सारे डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होंगे? जी हाँ, सारे डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होंगे। और दूसरा पॉइंट मैं ये बोलता हूं, क्या सारे इंसुलेटर्स डाइइलेक्ट्रिक्स होंगे? दोनों में काफी डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। क्या सारे इंसुलेटर्स डाइइलेक्ट्रिक्स होंगे? नहीं, सारे इंसुलेटर्स डाइइलेक्ट्रिक्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जितने भी डाइइलेक्ट्रिक्स हैं वो आपके सभी क्या होंगे, इंसुलेटर्स। यानी आप क्या कह सकते हो कि डाइइलेक्ट्रिक एक सबसेट है किसका, इंसुलेटर का। ठीक है, बहुत सारे इंसुलेटर हैं, उनमें एक सबसेट है किसका, डाइइलेक्ट्रिक्स का। तो डाइइलेक्ट्रिक्स भी क्या होंगे, आपके इंसुलेटर होते हैं, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो सर ये भी इंसुलेटर हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या रह गया? क्यों सारे के सारे इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, पर कुछ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आपके क्या होते हैं, सॉरी, सारे के सारे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर्स होते हैं। डिफरेंस कहां आ रहा है? तो देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस कहां आ रहा है कि जब मैं हाई टेम्परेचर की बात करता हूं तो क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक्स के केस में कुछ आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। पहला डिफरेंस आपको यहां मिला है डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स के बीच में, कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो एज कंपैरिजन टू इंसुलेटर्स एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, इन डाइइलेक्ट्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। जब आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, इसका मतलब क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब करंट का मूवमेंट। यानी कि जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करे, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेरा क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। पहला पॉइंट यहां पर आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि दूसरा डिफरेंस इनके बीच में क्या है। अब देख लीजिए, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है, जनरली नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट माइनस अल्फा एंड लार्ज इंसुलेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या क्या चीज आपके इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हमने बताया डाइइलेक्ट्रिक का लार्ज इंसुलेटर रेजिस्टेंस है। तो ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इस पर फर्क पड़ता है मॉइस्चर का। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो सराउंडिंग कंडीशंस, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कि कहां आप उन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज कर रहे हो, कहां उनकी एप्लीकेशंस आप उनकी यूज कर रहे हो, उन चीजों का फर्क पड़ेगा। सराउंडिंग कंडीशंस में आपका मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर का फर्क पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस पे, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा सर जी, कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इसका फर्क पड़ेगा, एज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स का फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं डाइइलेक्ट्रिक के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे कुछ इंसुलेटर्स दिखाए थे, ठीक है, उनमें से आपके क्या थे, वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी थे। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी कि इंसुलेटर ही होंगे। जैसे कि ग्लास, ठीक है, पीछे इमेज में ग्लास दिखाया था, इबोनाइट दिखाया, माइका दिखाया, रबड़ दिखाया, वुड, पेपर, ये सारे क्या हैं, और भी होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन आपके और भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये ग्लास हुआ, इबोनाइट हुआ, कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। एक बार उन इमेजेस को दोबारा देख लीजिए, अब आपको क्लियर हो गया कि ये आपके क्या है, इंसुलेटर्स भी हैं और साथ में आपके यूज किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में, यानी कि ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की तरह भी काम कर रहे हैं आपके।
तो ये ग्लास है, यहाँ पर माइका की आपकी इस तरीके की शीट्स होती हैं, इनको यूज करते हैं। एबोनाइट की रॉड है आपकी, ये वुड के हैं आपके इंसुलेटर, ये रबड़ के हैं। तो आपको क्लियर हो गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आपके क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको बताया सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर्स होते हैं, पर सारे के सारे इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है? देखो डिफरेंस आ जा रहा है, सबसे बड़ी बात देखिए लाइज इन देयर एप्लीकेशंस, कि मैं किसको कहाँ पर यूज कर रहा हूँ, वहां पर डिफरेंस आ जाता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं कि अगर मेरा मेन फंक्शन या मेन पर्पस क्या है, केवल इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड कराना है, कि मेरे को क्या करना है, केवल इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड कराना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसुलेटर्स को यूज करूंगा और उनको मैं बोलूंगा इंसुलेटर्स हैं। देखिए ये थर्ड पॉइंट देखिए कि अगर मेरा मेन पर्पस इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को प्रोवाइड कराना है तो मैं बोलूंगा कि वो इंसुलेटर्स हैं। लेकिन अगर मेरा पर्पस थोड़ा चेंज हुआ, यानी कि मेरा पर्पस ये हो गया कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में यूज कर रहा हूं उसको मैं यूज कर रहा हूं किसके लिए, आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करने के लिए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर आपकी नीड चेंज हो गई, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन चेंज हो गई, आप किस तरीके से उसका यूज ले रहे हो वो चेंज हो गया। पहले आप क्या चाह रहे थे कि केवल मुझे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस मिले, मैंने आपके क्या करे, नॉर्मली इंसुलेटर्स जो आपके होते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिए, यूज कर लिए। लेकिन मेरा पर्पस चेंज हुआ कि नहीं, मुझे तो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करना था। अब उस केस में क्या होंगे, वही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक। वही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको पीछे बता दिया था। दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि उनकी एप्लीकेशंस में, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ हम यूज कर रहे हैं वो मेन डिफरेंस हो गया। तीसरा मैं आपको और बताने वाला हूँ, एक पॉइंट और देख लेते हैं उससे पहले, कि जनरली जो भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं वो सॉलिड होते हैं। जैसे कि अभी मैंने इमेजेस में दिखाया, ग्लास देखा, माइका देखा, रबड़, सारे क्या थे, अपनी सॉलिड फॉर्म में थे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए दोबारा, पोर्सिलिन, माइका, ग्लास, प्लास्टिक, ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स, ये सारे क्या हैं, अपनी सॉलिड फॉर्म में है, जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज हो रहे हैं। क्या आपके लिक्विड और गैसेस डाइलेक्ट्रिक्स भी होते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, आपके लिक्विड और गैसेस आपके डाइलेक्ट्रिक्स भी यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये भी एक अच्छे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह अपना काम करते हैं। जिसमें एक्सीलेंट आपका डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, ड्राई एयर। ठीक है, ड्राई एयर है आपका। जब मान लीजिए अगर आपका नॉर्मली मैं यूज कर रहा हूं उनको, तो क्या होगा, एयर एक डाइलेक्ट्रिक की तरह आपका क्या करेगा, वर्क करेगा, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में एयर हर जगह प्रेजेंट है। अगर मुझे एयर नहीं चाहिए, ठीक है, एयर भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। अगर एयर नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो एयर भी क्या है, एक एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो कि यूज किया जाता है वेरिएबल कैपेसिटर्स में एंड आपका सम टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस में। ठीक है, अब वैक्यूम इज एन एक्सेप्शनली एफिशिएंट डाइक इलेक्ट्रिक। ठीक है, मैंने कहा था वैक्यूम भी क्या है, आपका कुछ भी नहीं है, ऐसा खाली जगह है बिल्कुल आपका। ठीक है, वैक्यूम, एयर भी नहीं है, हमने क्या करा, एयर को पंप आउट कर दिया, क्या बचेगा आपका, वैक्यूम बचेगा। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी सर जी, बताइए सभी स्टूडेंट। वो कंडीशन हो जाएगी आपकी एक आइडियल कंडीशन की, जब आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ना एयर है, ना हमने कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, आपका क्या है, वैक्यूम में यूज कर रहे हैं, तो एक आपका क्या होगा, एक आइडियल कंडीशन की तरह बन जाएगा। और रियल में जब आप यूज करोगे तो एयर एज एन डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाएगा। एयर के अलावा अगर मैं वुड यूज कर रहा हूँ, ग्लास यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसको कंपेयर किससे करूंगा, सभी स्टूडेंट बताइए, कंपैरिजन में करूंगा उसका वैक्यूम से, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ देखिए सभी स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है आपका इंसुलेटर्स के बीच में और आपका डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में। वो क्या है, आपका पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है सर, पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है, ये हम डिटेल में देखेंगे, कि इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका डिफरेंस क्रिएट करता है इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में, वो क्या है, पोलराइजेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये नहीं समझ में आया? मतलब ये हुआ कि वो इंसुलेटर्स, ध्यान से सभी सुनिएगा, वो इंसुलेटर्स जिनमें पोलराइजेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है या जिनमें पोलराइजेशन हो रहा है, वही मेरे क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। जिन इंसुलेटर्स में पोलराइजेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा वो इंसुलेटर्स मेरे कहलाए जाएंगे डाइलेक्ट्रिक्स, और जिनमें पोलराइजेशन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा वो आपके डाइलेक्ट्रिक्स नहीं कहलाए जाएंगे, वो क्या होंगे, नॉर्मली इंसुलेटर्स। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, कि कौन सा वाला, पोलराइजेशन इफेक्ट।
तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि डिफरेंस आपका बता रहा है डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में एंड इंसुलेटर्स के बीच में। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों हम सभी डाइलेक्ट्रिक्स आपके सभी इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल रहे हैं जबकि हम सारे डाइलेक्ट्रिक्स को इंसुलेटर्स बोल रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जहां पोलराइजेशन इफेक्ट देखने को मिला उन्हीं इंसुलेटर्स को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स बोलेंगे। तो क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक आपके एक सबसेट हो गए किसके, इंसुलेटर्स के, ठीक है, विद आपकी स्पेशल प्रॉपर्टीज। वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होगी सर जी, वो स्पेशल प्रॉपर्टीज होगी पोलराइजेशन इफेक्ट की। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या हैं आपके, अगर एग्जाम में आता है कि लिखिए अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल लिखिए, तो आपके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा उसका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस, क्योंकि ये डेफिनेशंस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब आप देखोगे तो ये टर्म्स आपके फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, कहीं भी आपके थ्योरी में यूज हो जाएंगे या आपके न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएंगे। तो आपको उन पॉइंट्स का यानी उन आपके वर्ड्स का मतलब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो क्या है देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस जो कि आपकी क्या है इससे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या होता है, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, दो चार्ज आपके होंगे, एक प्लस क्यू होगा एक माइनस क्यू होगा, वो किसी दूरी पर आपके क्या होंगे, आपके रखे हुए होंगे। यानी कि क्या है, अ सिस्टम, एक सिस्टम बन गया, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक क्या है पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। ठीक है, सिंपल सा है आपका, एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके रखे हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर दूरी पर, एक डिस्टेंस पर, उसी को बोला जाता है आपका डाइलेक्ट्रिक, सॉरी उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे, जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको लिखा हुआ दिखाई दे कहीं भी, समझ जाना कि दो चार्ज हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, और क्या है कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। सिंपल सा आपका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है सर जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं डाइपोल मूवमेंट की। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया तो ये इससे रिलेटेड हमारा क्या है, डाइपोल मूवमेंट आया। ये क्या होगा, शॉर्ट में डाइपोल मूवमेंट लिख दिया है, पूरा अगर आप पढ़ोगे तो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो डाइपोल मूवमेंट बोल दिया, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। अब ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या है आपका, अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यानी कि ये क्या है आपका, डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज का और उनके बीच, यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या थे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के क्या थे आपके, इक्वल एंड अपोजिट नेचर के क्या थे आपके चार्जेस थे। लेकिन मैं यहाँ क्या बात करूंगा, दोनों पे चार्ज आपका बराबर है लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैं क्या बात करूंगा, केवल मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो चाहे आप प्लस क्यू ले लीजिए या माइनस क्यू ले लीजिए, लेकिन आपको क्या लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, दो आपके चार्ज हैं रखे हुए हैं किसी दूरी पर, वो सिस्टम कहलाया इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब मैंने उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया उनके बीच में जो डिस्टेंस था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही बन जाता है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट याद रखिएगा क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू डी। इसकी आपकी यूनिट क्या होगी, Q का आपका कूलम होता है, D का मीटर, तो कूलम मीटर। यहाँ इमेज में देख लीजिए, यहाँ पर भी दिखाया गया है, एक माइनस चार्ज आपका रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो आपका क्या हुआ, ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं डिस्टेंस डी पर, तो यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बन रहा है। अब मुझे डाइपोल मूवमेंट निकालना, तो क्या होगा, P इज इक्वल टू आपका Q इंटू डी हो जाएगा, Q इंटू डी हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन देख लीजिए, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रेड वाली लाइन देखिए, रेड वाला एरो बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये रेड वाला एरो बन रहा है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल मूवमेंट है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी होगा पहली बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू डी होगा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होगा आपका, यानी इसका एक डायरेक्शन होगा, कहां से कहां होगा डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सभी स्टूडेंट याद रखिएगा क्योंकि आपके आगे यूज होगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है।
क्योंकि जब हम इफेक्ट देखेंगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल मूवमेंट में, तब आपको डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका डायरेक्शन होता है डायपोल मूवमेंट का। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, नोट में मैंने लिख रखा है इन रियलिटी डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर। ठीक है, अगर आपसे सिंपल मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो आप लिख दोगे P इक्वल टू क्यू डी। ठीक है, यहाँ पर d आपका क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया उनके बीच में। और जो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, रियल में आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ आपका डायरेक्शन होगा। तो वो डायरेक्शन क्या होता है, वो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आपका इसका डायरेक्शन कितना होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ये सभी स्टूडेंट आप याद रखिएगा। तीसरा आपका जो पॉइंट है परमिटिविटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। देखो जनरली क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। सेम ऐसे ही आपके कुछ पॉइंट्स आएंगे जब हम आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए सभी पॉइंट्स को याद रखना है, वहां पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। वहां इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, परमिटिविटी की जगह आपका परमिएबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं, ये जो टर्म्स होते हैं कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इन टर्म्स को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बता दिया, ठीक है, डायपोल मूवमेंट बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं थर्ड पॉइंट, परमिटिविटी। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, परमिटिविटी याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया आगे जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस टाइप के टर्म्स आएंगे, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो परमिटिविटी आपका किससे जुड़ा हुआ है, परमिटिविटी आपका जुड़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल से। ठीक है, क्या होती है परमिटिविटी, यहाँ देख लीजिए, परमिटिविटी रिप्रेजेंट अ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है सर जी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये तो नया टर्म देखने को मिल गया। अरे स्टूडेंट्स, बच्चों, कोई नया टर्म नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो इंसुलेटर्स हैं जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है, पोलराइजेशन इफेक्ट, वही तो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक्स की। जी हाँ सर, डाइलेक्ट्रिक्स की कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है, पोलराइजेशन की। तो क्या है, परमिटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को। वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है, वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन वाली, पोलराइजेशन इफेक्ट वाली। तो परमिटिविटी क्या शो करेगा, परमिटिविटी ये बताएगा कि कौन सा मटेरियल मेरा कितनी, कौन सा मटेरियल मतलब कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मेरा, कि वो मेरा जो मटेरियल है वो कितनी इजीली पोलराइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्या इंडिकेट करता है परमिटिविटी, इजीली पोलराइजेबल नेचर ऑफ द मटेरियल, याद रखना। ठीक है, याद रखना क्या है, रिप्रेजेंट करता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट याद रखिएगा, कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है क्विज वगैरह में, फेराड पर मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में हमेशा यूज करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या सर, यहाँ पहले देख लीजिए इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर जी ऊपर हमने एप्सिलॉन देखा था, ऊपर तो एप्सिलॉन परमिटिविटी का था। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा था परमिटिविटी को। यहां मैंने लिखा एप्सिलॉन आर, यानी कि ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। पहली बात देखो, नाम से ही मैंने आपको पहले भी काफी चीजें सिखाई हैं कि आप अगर नाम ध्यान से समझ ले रहे हो तो आप डेफिनेशन अपने आप बना लोगे, कभी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, एप्सिलॉन परमिटिविटी था, एप्सिलॉन आर क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं दूसरे टर्म में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है सर जी, इसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, ध्यान दीजिए वर्ड रिलेटिव पे, इसका मतलब क्या है कि ये किसी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर कर रहा होगा या रिलेशन बता रहा होगा किसी दूसरे की परमिटिविटी के साथ। वो दूसरी परमिटिविटी क्या होगी, वो दूसरी परमिटिविटी होगी वैक्यूम की, फ्री स्पेस की। मैंने क्या बताया था, फ्री स्पेस कैसे काम करेगा, हमारे लिए एक आइडियल की तरह काम करेगा, और हम बाकी की चीजों को किससे कंपेयर करेंगे, वैक्यूम से कंपेयर करेंगे इस केस में। तो क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी बताएगा आपका, ये देखिए, रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, उसका रेशियो किसके साथ, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आपको जनरली क्वेश्चन में भी कभी कभी दी जा सकती है, वैसे आप सभी स्टूडेंट को याद रहनी चाहिए।
तो क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और बोल ठीक है, ना ही आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देगा। अब आपका क्वेश्चन जब करोगे तब क्वेश्चन करोगे तो आपको यूज पड़ेगा इसका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी पता है 5, फ्री स्पेस की वैक्यूम की परमिटिविटी पता है, तो क्या आप उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करके क्या करना पड़ेगा, आपको मीडियम की परमिटिविटी निकालनी पड़ेगी। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। कुछ मैंने आपको इंपोर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो इंसुलेटर्स हैं जिसमें मुझे पोलराइजेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सर जी थोड़ा पोलराइजेशन का मतलब तो बता दीजिए। वैसे हम पोलराइजेशन को पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में समझेंगे कि पोलराइजेशन फिनोमेना क्या होता है, कैसे आपका पोलराइजेशन हो रहा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। लेकिन अभी आप केवल डेफिनेशन समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। देखो यहाँ पर वर्ड यूज हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसीलिए मैंने आपको फंडामेंटल डेफिनेशंस बताई थी पहले कि आपके क्या है कि अगर आपको पॉइंट्स याद हैं, समझ में आ गए हैं, तो जहां भी वो वर्ड यूज होंगे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये था। तो यहाँ ध्यान से पढ़िए डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। सर जी थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। तो देखिए अच्छे से समझ लीजिए, क्या है कि जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहा हूँ, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने क्या करा, एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर दिखाया गया है, मान लीजिए इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है, और इस कैपेसिटर को अगर मैंने आपका क्या करा है, किसी वोल्टेज सोर्स से लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बन गया। बिल्कुल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया। तो जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो अगर उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, सर जी अंदर, हाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था सर जी? इलेक्ट्रिक डाइपोल था एक सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या होते हैं, आपके रखे हुए होते हैं। तो यहाँ इमेज में देखिए आपकी ये छोटे छोटे ओवल शेप्स के ऑरेंज कलर में आपको देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल्स दिखाए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई मटेरियल नहीं दिखाया गया, तो क्या होगा, अगर मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ तो एयर होगी। तो एयर भी क्या है, एयर भी तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम करती है, इंसुलेटर ही है तो है वो भी। तो हाँ, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम कर रही है। तो क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर देखिए प्लस माइनस, और ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन गए। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, और यही प्रोसेस क्या होता है, आपका पोलराइजेशन होता है। यही प्रोसेस क्या है, आपका पोलराइजेशन। सिंपल सा याद रखना है, जब भी पोलराइजेशन वर्ड आए समझ जाना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन रहे हैं। किसकी वजह से, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्या समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का प्रोड्यूस हो जाना इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सिंपल सा आपका क्या है, डेफिनेशन है। चलिए इससे ही जुड़ा हुआ एक टर्म है आपका पोलराइजेबिलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से, कुछ नहीं है, बस आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू म्यू अपॉन ई। जनरली क्या है कि हमने देखिए यहाँ पर क्या कहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ पर केवल एक डाइपोल आपको दिखाया गया, माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया है, डी डिस्टेंस पर आपके क्या है, आपके रखे हुए हैं। तो इन पर क्या लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पर क्या लगेगा, इन पर चार्ज लगता है, ठीक, इन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इन चार्जेस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो क्या होगा कि आपका एवरेज आपका क्या होगा, क्योंकि ये मैंने क्या दिखाया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत सारे होंगे। तो क्या होगा, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स एक दूरी पर है, ठीक है, क्या आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, जो कि क्या था, Q into D हमने बताया था आपको।
तो क्या होगा, एक एवरेज डायपोल मूवमेंट होगा आपका और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाया हुआ है। तो रेशियो, तो पोलराइजेबिलिटी क्या है, रेशियो ऑफ द एवरेज डायपोल मूवमेंट। एवरेज क्यों बोला, क्योंकि हम एक ही डायपोल की बात नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आपके आपके क्या बनेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल्स बनेंगे। ठीक है, तो एवरेज हम किसकी बात करेंगे, एवरेज डायपोल मूवमेंट की, क्योंकि एक का क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू डी, तो हमने क्या ले लिया, सबका मिला के एवरेज ले लिया। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी है आपका रेशियो ऑफ एवरेज डायपोल मूवमेंट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड। जो भी मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है उसका रेशियो है, उसी को बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। इसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड मीटर स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया पोलराइजेशन क्या है और पोलराइजेबिलिटी क्या है। पोलराइजेशन की केवल मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है, पूरा प्रोसेस मैं आपको एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक्स आपके इंसुलेटर्स मटेरियल और इनकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन इनकी जो होती है आपकी, क्योंकि मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि अगर मेरा नॉर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कराना है तो मैं इंसुलेटर्स प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मेरा पर्पस, मेन पर्पस चार्ज को स्टोर करना है, चार्ज को स्टोर करना है, दोबारा बोलूंगा, अगर मेरा पर्पस चार्ज को स्टोर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, डाइलेक्ट्रिक्स। बिल्कुल सर, ये पॉइंट आपने बताया था और हमको याद भी आ चुका है। अब चार्ज को स्टोर मैंने बोला तो आपने जरूर पढ़ा होगा 12th क्लास में आपने कि चार्ज तो एक और डिवाइस थी आपकी, चार्ज स्टोर करने वाली तो सर एक और डिवाइस थी जो कि हमने 12th क्लास में पढ़ी थी, वो थी कैपेसिटर। बिल्कुल सही कहा, कैपेसिटर आपका क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बीच में क्या लेकर आया हूं, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिसका क्या है आपको आइडिया होना चाहिए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या है और कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आपके यूज किए जाते हैं कैपेसिटर्स में। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स भी हम क्या करवा रहे थे, चार्ज को स्टोर करवाने के लिए करवा रहे थे, कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक तो है। सवाल आएगा तो कैपेसिटर जरूर होगा। न्यूमेरिकल आया एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आया डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो कैपेसिटर जरूर होगा। तो इसीलिए हमें कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में क्या होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है सर जी, तो सभी स्टूडेंट क्या करिए, सबसे पहले तो ये इमेजेस देखिए। पहली इमेज को देखिए, बिल्कुल सर जी देख लिया। अब दूसरी इमेजेस को देखिए, अरे हाँ सर जी, दोनों इमेज हमें फेमिलियर लग रही हैं, दोनों इमेज हमने देखी हुई हैं। ऐसी इमेज, पहली वाली इमेज जो है, इस टाइप की इमेज आपने रियल में देखे होंगे, कैपेसिटर्स यूज करे होंगे जब मदरबोर्ड वगैरह में आपके लगे रहते हैं, टीवी वगैरह के। ठीक है, जब भी आप सर्किट बनाते हो तो इस टाइप के आपके क्या करते हो, कैपेसिटर्स को यूज करते हो। और ये राइट हैंड साइड वाली इमेज देखोगे तो सर जी आप ये कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस टाइप की इमेज हमने किताबों में पढ़ी है, ये फ्लैट प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं। ठीक है, रियल में हम देखते हैं इस टाइप के सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल टाइप के कैपेसिटर। क्वेश्चन हम करते हैं फ्लैट प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि हमें इजी पड़ता है, क्योंकि इनकी थोड़ी क्या है कैलकुलेशन आपकी किसकी, सिलेंड्रिकल की और स्फेरिकल की कैलकुलेशन थोड़ी आपकी बढ़ जाती है, थोड़ी ऊपर चली जाती है। इनके भी सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन हमें केवल किसका पढ़ना है, फ्लैट प्लेट कैपेसिटर का पढ़ना है। तो केवल यहाँ पर एक कंपैरिजन मैंने दिखाया था कि आपने इस टाइप के कैपेसिटर देखे हैं और आपके फ्लैट प्लेट कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, चलो आपको यहाँ से ये तो समझ में आया होगा कि सर हमें फ्लैट प्लेट कैपेसिटर तो समझ में आता है देख के कि एक प्लेट आपकी इस तरीके से होगी, एक प्लेट दूसरी होगी, दोनों प्लेट आपकी कुछ आपकी डिस्टेंस पे क्या होंगी, रखी हुई होंगी डी डिस्टेंस पे, और इन प्लेट्स को हमने कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से, तो ये हमारा क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया था फ्लैट प्लेट वाला। ठीक है, लेकिन सर सिलेंड्रिकल में या स्फेरिकल में अरेंजमेंट कैसा होता होगा, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट देख लीजिए, मैंने एक क्रॉस सेक्शन व्यू लगाया है, आप राइट हैंड साइड वाली इमेज देख लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा। जहां पर आपको एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिखाया है मैंने, कि आपका उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। क्योंकि आपको क्या याद रखना है, कैपेसिटर में आपकी क्या होती हैं, दो प्लेट होती हैं, एक आपकी पॉजिटिव से जुड़ी होगी, एक नेगेटिव से जुड़ी होगी आपकी। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करूंगा तो देखिए फ्लैट प्लेट में, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज में,
एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करना है तो दोनों प्लेट के बीच में मैं यूज कर रहा हूँ, आपका लगा दिया, ये समझ में आता है। सिलेंड्रिकल में कैसा अरेंजमेंट होगा? सिलेंड्रिकल में अरेंजमेंट देखिए इस तरीके से आपके क्या होंगे, ये रोल होंगे, ठीक है, आपकी क्या होंगी, ये मेटल्स की और आपकी डाइलेक्ट्रिक्स की आपकी प्लेट्स होंगी, पतली पतली शीट्स होंगी आपकी, उनको रोल किया गया होगा। तो क्या होगा, देखिए पहले आपकी ये जो मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट, उसके बीच में फिर हमने क्या कर दी, डाइलेक्ट्रिक की आपकी जो प्लेट है आपकी या सीट है उसको हमने लगा दिया। उसके बाद फिर मेटल का लगा दिया ऊपर से, फिर हमने उसको कवरिंग कर दी, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया। यहाँ देखिए दो हमने आपके यहाँ पर कनेक्शन दे रखे हैं, जो कि एक पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा ये वाला, एक नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा। तो अब आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में आपका किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से साइंस आपको, मतलब किस तरीके के आपके साइंस यूज किए जाते हैं कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के। ये जो आपका साइन यूज किया जाता है ये होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, ठीक है, सिंपल अगर हम ऐसे कर देते हैं यानी फिक्स्ड कैपेसिटर। दूसरा ये देखिए ऊपर वाली लाइन आपका ये सीधी रही, स्ट्रेट पॉजिटिव लिखा, नीचे वाली कर्व बना दी, इसका ये रिप्रेजेंट करता है पोलराइज्ड कैपेसिटर को। और इस तरीके से अगर मैंने कर दिया, एरो बना दिया, यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर। अगर मैंने यही सेम एरो बीच वाले के ऊपर बना दिया तो सभी स्टूडेंट बताइए कौन सा वाला कैपेसिटर बनेगा, वेरिएबल पोलराइज्ड कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको ये केवल बताना था कि अलग अलग जो आपके साइंस होते हैं वो किस टाइप के कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिससे अगर आपका आए तो आप देख के पहचान जाओ। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कैपेसिटर क्या है। जैसा कि मैंने बताया कैपेसिटर भी क्या है, एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। इनके अलग अलग साइज में अलग अलग शेप्स में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे इमेज में दिखाए थे, फ्लैट प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, अलग अलग आपकी शेप और साइज में ये आपके आते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कैपेसिटर की जब भी बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, कैपेसिटर का मतलब ये है कि दो प्लेट्स या दो कंडक्टर्स होंगे जिन पर क्या होगा, आपका अपोजिट चार्ज आपके कैरी कर रहे होंगे। एक पर प्लस क्यू चार्ज होगा तो दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होगा। इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है कैपेसिटर की। कैपेसिटर की एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। नॉर्मल सी अंडरस्टूड सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर की कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं। आपने कई जगह कैपेसिटर देखे हैं, बिना इनके तो कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा आप देख लीजिए, स्टोरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल ठीक। डिलेइंग वोल्टेज चेंजेस व्हेन कपल्ड विद रेजिस्टर्स, फिल्टरिंग आउट अनवांटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, बहुत बढ़िया। फॉर्मिंग रेजोनेंट सर्किट्स, ये भी बहुत बढ़िया। मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज डिवाइडर्स। तो कुछ एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इतनी एप्लीकेशंस आपके लिए काफी हैं लिखने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका कैपेसिटर अनचार्ज है, यानी कि मेरा चार्जिंग नहीं करी है कैपेसिटर की, ठीक है, तो नेट चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पर, जीरो होगा। नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई हमने क्या करना है, चार्जिंग दे ही नहीं रहे। लेकिन जब मैं चार्ज करूंगा, मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने पर मैंने एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी और दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी, तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। चार्ज आपका एक पर क्यू आ जाएगा, एक पर माइनस क्यू आ जाएगा। लेकिन तब भी इफेक्टिवली अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो इफेक्टिवली कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होगा। कैपेसिटर क्या था, एक कॉम्बिनेशन था, एक कॉन्फ़िगरेशन था दो प्लेट्स का, जिन पर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, जीरो हुआ या नहीं हुआ। बस यही बात याद रखनी है कि कैपेसिटर पर जब आपका अनचार्ज स्टेट में होता है तब भी नेट चार्ज जीरो होता है, और जब चार्जिंग होता है तो कुछ नहीं होता, आपका एक प्लेट पर पॉजिटिव आ जाता है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता है, और उसके बावजूद भी आपका नेट चार्ज जो होता है कैपेसिटर पर वो जीरो ही रहता है। बात कर लेते हैं, देखिए यही मैंने बताया, नोट मैंने यहाँ लिख रखा है। मैंने क्या करा, लगा दिया आपका बैटरी सोर्स से, ऊपर वाली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, नीचे वाली प्लेट पर आपका माइनस क्यू चार्ज आ गया। नेट चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो। तो वेदर चार्ज और अनचार्ज, देखिए नोट क्या लिखा हुआ है, वेदर चार्ज और अनचार्ज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ होल इज जीरो, यानी बिफोर चार्जिंग भी जीरो और आफ्टर चार्जिंग भी आपका जीरो। कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखाया गया है फ्लैट प्लेट कैपेसिटर का। एक प्लेट ऊपर वाली मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट नीचे, या आप दोनों को बराबर में भी रख सकते हो, पैरेलल होंगी, डी डिस्टेंस पर रखी गई है, एक पर प्लस क्यू चार्ज एक पर माइनस क्यू चार्ज, इनका सरफेस एरिया ए। तो ये सिंपल सा आपका क्या था, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है।
अब मैंने आपसे बोला था कि कैपेसिटर यूज किया जाता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो सर कुछ ना कुछ कोई एक्सप्रेशन तो होगा कि कितना चार्ज स्टोर कर रहा है जिससे हम बता पाए। जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो वो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी। अरे सर ये सी क्या हुआ, देखिए क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट आपके किए गए कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज आपका स्टोर कर पा रहा है, तो आपके पास क्या चीज थी, आपने एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कराया और उस वोल्टेज सोर्स की हेल्प से आप क्या करा रहे थे, चार्ज स्टोर करवा रहे थे कैपेसिटर पे। आपने अलग अलग वोल्टेज ली और अलग अलग आपको चार्जेस की वैल्यू मिली स्टोरेज की। यानी जब आपने देखा कि जो मेरा चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर पर वो वोल्टेज के क्या है, जो भी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा हूं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लीनियरली प्रोपोर्शन। यानी कि मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं तो चार्ज स्टोरेज की वैल्यू भी मेरी बढ़ती चली जा रही है। तो वहां से एक रिलेशन निकला था, Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो वहां से आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर जी, बिल्कुल आएगा। वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, सी। वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, सी। और इसी सी को क्या बोलते हैं, इसी सी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। इसी सी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। याद रखिएगा। चार्ज आप कैसे निकालोगे, कितना चार्ज स्टोर हुआ, Q इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, मैग्नीट्यूड लेना है। और ये जो सी आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या होता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, यहाँ देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। कैपेसिटेंस इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसी भी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपकी उस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वो क्या बताता है, कैपेसिटेंस। क्या बता रहा है, चार्ज को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वो कौन बताएगा, कैपेसिटेंस बता देगा। कैपेसिटेंस किसकी यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेरेड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एक्सप्रेशन, 1F यानी 1 फेरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, एक नोट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि टिपिकली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो देखी जाती है, जनरली जब हम कैपेसिटर देखते हैं तो वो किस में आती है, पीको फेरेड में आती है। पीको फेरेड यानी कि आपका 10⁻⁻12 फेरेड टू आपका मिली फेरेड। ठीक है, कहां से कहां इनकी वैल्यू हमें देखने को मिलती है, किसकी, कैपेसिटेंस की, पीको फेरेड से मिली फेरेड के रेंज के बीच में हमें देखने को मिलती है। अब देख लीजिए कैपेसिटेंस क्या होगा, केवल आपको एक्सप्रेशन याद रखने हैं, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि हमें मेन क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, हमें मेन पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अगर हमें कैपेसिटर या कैपेसिटेंस पर ही पढ़ना होता, मेन उसी को फोकस में रखते, तो हम इनके डेरिवेशंस भी देखते कि आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पैरेलल प्लेट के लिए कैसे आया है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए ये एक्सप्रेशन कैसे आया, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये एक्सप्रेशन कैसे आया, वो हम जब देखते, जब हम कैपेसिटर डिटेल में पढ़ते और हमारा मेन फोकस कैपेसिटर पर होता। हमारा मेन फोकस डाइलेक्ट्रिक्स है, तो हमें केवल क्या करना है, रिलेटेड फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले हमारे यूज होंगे जब भी डाइलेक्ट्रिक का न्यूमेरिकल आएगा। तो याद रखना सभी स्टूडेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, क्योंकि सी पीछे तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी। Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी, यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा वी निकल के आएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा वी, और यही आपका C बराबर होता है, इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के बराबर। कैसे आया उसका डेरिवेशन में हमें नहीं जाना है, केवल एक्सप्रेशन याद रखिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। A अपॉन डी क्या हुआ मतलब इसका, सर जी एप्सिलॉन नॉट तो सुना हुआ लग रहा है, बिल्कुल सुना हुआ लग रहा है। क्या था एप्सिलॉन नॉट, सभी स्टूडेंट बताइए। एप्सिलॉन नॉट था आपका क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह सकते हो आप। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, ए क्या है सर जी, ए है आपका एरिया। यहाँ पर देख लीजिए फ्लैट प्लेट कैपेसिटर को, ये जो फ्लैट प्लेट आपकी यूज हुई है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वो है ए, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। यानी कि फ्लैट पैरेलल, जो आपका पैरेलल फ्लैट प्लेट कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यहाँ पर मैंने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लगा दिए हैं।
याद नहीं करने हैं। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इन एक्सप्रेशंस को यूज कीजिएगा, ठीक है। जनरली न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो फ्लैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के आपके आएंगे। तो ये एक्सप्रेशन आप सबसे पहला वाला जो एक्सप्रेशन है इसको याद रखिएगा, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये देख लीजिए सभी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने आपको तीनों के लिख दिए थे एक्सप्रेशन, लेकिन हमें किसका पढ़ना है, केवल हमें किस पर फोकस करना है, फ्लैट प्लेट कैपेसिटर पर। तो ऊपर आपकी एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है, यहाँ इमेज में देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, नेगेटिव से ऊपर वाली पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका एरिया ए है, और नीचे वाली पर नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वोल्टेज लगाई गई है पर एक डिस्टेंस पर आपकी रखी हुई है प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बिल्कुल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लग गया इनके बीच में, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं इनको यूज करूंगा, सभी स्टूडेंट बताइए, तो क्या होगा, इन प्लेट्स के बीच में एयर होगी, एयर होगी कि नहीं होगी, पर एयर भी तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, बिल्कुल था। तो क्या एयर को लेके कैपेसिटेंस निकालना, जो मुझे एक कैपेसिटेंस चाहिए सिंपल कि अगर मेरा ये आपकी प्लेट है और वी वोल्टेज से जुड़ी हुई है तो क्या कैपेसिटेंस आएगा, तो क्या एयर को लेके निकालना सही रहेगा आपके नॉर्मल कंडीशंस में अगर मैं बात करूं? नहीं, वो क्या दे देगा, वो तो कैपेसिटेंस दे देगा कैपेसिटर का विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एज एन एयर, देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे निकालना है तो इस एयर को हटाना पड़ेगा, हमने क्या कर दिया, एयर को हटा दिया, इसीलिए तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बिना किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की प्रेजेंस में आपका जो फ्लैट प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये भी समझ में आ गया होगा एप्सिलॉन नॉट आपका किस लिए है यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आपका एक्सप्रेशन आ गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, मैंने बता दिया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम नॉर्मल, ये क्या था, वैक्यूम वाली कंडीशन थी। अगर आपका नॉर्मल यूज करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ राइट हैंड साइड इमेज में एयर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, और एयर भी क्या है आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह ही काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह। तो क्या होगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा आपका, कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, एप्सिलॉन एयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मैं कहूं रिलेटिव परमिटिविटी पता होनी चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर निकाल लोगे। तो कैसे आएगा यहाँ पर आपका, एयर के केस में लिख के बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, लिख के बता देता हूं। ये आपका क्या था, ये आपका था वैक्यूम का, ठीक है, ये किसका था, ये आपका वैक्यूम का था, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम का। अब अगर मेरा एयर, या फिर एयर भी क्या है, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, ये भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नॉर्मल यूज करूंगा तो एयर होगी बीच में, तो कैसे एक्सप्रेशन क्या बदल जाएगा, एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा, देखो C इज इक्वल टू कैसे आएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा क्या, एप्सिलॉन एयर का, बिल्कुल सर जी, एप्सिलॉन एयर का यूज करना पड़ेगा आपको, और आपका एरिया हो गया A अपॉन आपका D हो गया। अब ये एयर का एप्सिलॉन कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। तो यहाँ मुझे मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, एयर आ गया। तो एयर की कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन एयर क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन एयर क्या निकल के आ गई, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। तो इस एप्सिलॉन की जगह क्या रख दूंगा, एप्सिलॉन आर। देखो यहीं पर मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होगा तो कैपेसिटेंस कैसे बदल जाएगा, यहीं पर मैंने आपको समझा दिया। तो एक्सप्रेशन ये बदल जाएगा आपका, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस का, बिल्कुल आ जाएगा। ये क्या है, जब आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ होगा इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो आपका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं लगा हुआ आपका, केवल वैक्यूम है, तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। तो यही बात मैं आपको इसमें समझाने वाला था
कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स के साथ कैपेसिटर्स को, ठीक है। तो जो कि मैंने अभी आपको पूरा पीछे बताया, यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका रख दिया या किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दी इनके बीच की स्पेस, जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इन मेनी कैपेसिटर देयर इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि जनरली हम कैपेसिटर में क्या करते हैं, बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल लगा हुआ देखते हैं, या तो वो पेपर होगा या प्लास्टिक होगा। यही मटेरियल क्या है, आपके डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है। पहला काम क्या हो सकता है, पहला काम डाइलेक्ट्रिक्स का ये हो सकता है कि इन दोनों प्लेट्स को इनके जो डिस्टेंस डी है उस पर मेंटेन करके रखता है एक तो, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने देता। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक्स जो ब्रेकडाउन होते हैं वो एयर के कंपैरिजन में आपके कम ब्रेकडाउन होता है। डाइलेक्ट्रिक्स का ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि ये समझ लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब पोलराइजेशन इफेक्ट पढ़ाऊंगा उसके बाद में आपको डाइलेक्ट्रिक्स ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बताने वाला हूँ। तो आप ये समझ लीजिए अभी केवल इतना कि जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है तो चार्ज का लीकेज हो जाता है, चार्ज का लीकेज, यानी अगर डाइलेक्ट्रिक आपका इजीली ब्रेकडाउन हो गया तो चार्ज बाहर निकल जाएगा, और हमारा पर्पस क्या था, चार्ज को स्टोर करना, वो तो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक का पर्पस बेकार। तो क्या होता है, इन डाइलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ये आपके इतनी जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होने चाहिए। ब्रेकडाउन नहीं होंगे तो जो आपका चार्ज लीकेज है उसको क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज पे आपका क्या होता है, चार्ज लीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करना होता है जो कि क्या होता है, हाई वोल्टेज पर भी ब्रेकडाउन ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज आपका लीक नहीं होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक तो कांस्टेंट आपका सेपरेशन जो है प्लेट्स के बीच में वो मेंटेन करके रखता है, दूसरा आपका ये ब्रेकडाउन आपके इजीली नहीं होते हैं इतनी जल्दी, और तीसरा आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट है आपका। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज करूंगा तो आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करने से जो कैपेसिटेंस होता है, जो चार्ज स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी होती है, वो आपकी कैपेसिटर की बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यही पॉइंट इंपोर्टेंट है, यही पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस C increases when the space between the conductor is filled with dielectric। जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक्स को फिल करूंगा, जब भी मैं कंडक्टर्स को फिल कर दूंगा किसी डाइलेक्ट्रिक से, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ रहा था, देखो जरा यहाँ देखो सभी स्टूडेंट, पीछे वाली स्लाइड में देखो, जब मैंने कुछ भी यूज नहीं करा था, वैक्यूम था, तो केवल फॉर्मूले में आता है एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एयर ही मान लीजिए या कोई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए, यहां पर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5, ठीक है, क्या दे रखी है, 5, ठीक है, 5। तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जब मैं डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डी है, ये डी है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले एक्सप्रेशन में केवल कितना आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, अब वही एक्सप्रेशन में क्या आएगा, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो क्या कैपेसिटेंस आपका 5 टाइम्स नहीं बढ़ गया, क्या कैपेसिटेंस 5 टाइम्स नहीं बढ़ गया, जी हाँ सर बिल्कुल बढ़ गया। तो वही बात कर रहा है यहाँ पर कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैपेसिटेंस बढ़ता कैसे है, ठीक है, वही बताऊंगा। यहाँ पहले देख लीजिए, वही एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या लिख दिया है, K इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। ये K एप्सिलॉन कुछ नहीं है, ये आपका K एप्सिलॉन ही क्या है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताया था, एप्सिलॉन R, ठीक है। या तो आप एप्सिलॉन R का के फॉर्म में आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, या आपको K, ये कप्पा है बेसिकली, इसको बोलते हैं कप्पा, तो ये क्या है, KE के फॉर्म में दे रखा होगा। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या है, सही है, दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। तो कैसे बढ़ जाएगा आपका, वो मैंने पीछे बताया था, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 क्या था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये आपका क्या था, इनिशियल वाला कैपेसिटेंस, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, डाइलेक्ट्रिक जितना आपका कांस्टेंट दे रखा है उतने टाइम्स आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड टू कंप्लीटली फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस टू दिस, ठीक है। एक टर्म और आता है इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, केवल अभी यहाँ इतना समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपका क्या है, वोल्टेज देखिए क्या है, यहाँ मान लीजिए कैपेसिटर मेरा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स है और इसके बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया,
तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने कैपेसिटी यहाँ पर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक आपका रख दिया, तो इस डाइलेक्ट्रिक की भी क्या होगी, एक स्ट्रेंथ होगी, इसकी भी एक क्या होगी, एक क्षमता होगी कि ये मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कर पा रहा है, सस्टेन कर पा रहा है, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल पा रहा है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा अगर मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसके थ्रू फिर चार्ज लीक होने लग जाएगा, ये चार्ज स्टोरेज में हेल्प नहीं करेगा, इसके थ्रू चार्ज लीक होने लग जाएगा। तो वही जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो ई मैक्स हुआ आपका, जो ई मैक्स हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डाइलेक्ट्रिक आपका फेल होने से पहले, ब्रेकडाउन होने से पहले आपका क्या कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, उसी को ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। केवल डेफिनेशन बताना था, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी खत्म हो गई, यानी कि फेल हो गया, यानी ब्रेकडाउन हो गया डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, चार्ज लीक हो जाएगा और आपका पर्पस जो चार्ज स्टोर करने का था वो आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। यहां तक आपका मैंने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्या था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने केवल आपको समझाया है, जिससे कि अगर आप न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करो डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाओ। तो ये बेसिक आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपका रह गया, मैंने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, वो हमने एक करके देख भी लिया था। लेकिन ऐसा क्या होता है, कुछ तो होता होगा, ऐसा क्या होता है कि कैपेसिटर के अंदर, ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने से आपका कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, याद होगी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इफेक्ट, याद होगा, तभी तो हमने उनको डाइलेक्ट्रिक नाम दिया था, तभी तो नाम दिया था हमने उनको डाइलेक्ट्रिक। यानी कि जब मैं इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लगा रहा हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ आपका मतलब किससे है, पोलराइजेशन इफेक्ट, यानी कुछ ना कुछ आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या आता है, हाउ द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक्स इन द कैपेसिटर। बहुत जरूरी है कि आपका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जा रहा है, पूरा खेल किसका है, इसमें पूरा खेल है, मैं आपको बता देता हूं, पोलराइजेशन का। ठीक है, पोलराइजेशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पोलराइजेशन आपका क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, कैसे होता है और कैसे पोलराइजेशन की वजह से आपका, कैसे पोलराइजेशन की वजह से आपका क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ द कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। क्यों बढ़ जाता है, पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से बढ़ जाता है। ये पूरा पोलराइजेशन इफेक्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में समझाऊंगा और आपको डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा यहीं पर एंड होता है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है। ठीक है, दूसरा आपको कोई भी डाउट लेक्चर में, कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगर कोई डाउट भी नहीं है, पूरा लेक्चर समझ में आया है, तो भी आपको कमेंट करना है, तो भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और साथ में क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि वो भी डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स के बारे में जानकारी ले पाए। क्यों ले पाए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आपका एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। ठीक है, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, तो शेयर जरूर करना है। तो तीन चीज आपको करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है, लेक्चर समझ में आया हो तब भी कमेंट करना है कि जी सर हमको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करना है, डाउट है कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट थैंक यू, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो क्या होता है पोलराइजेशन इफेक्ट, ये सारी बात मैं करूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।